मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्कार। भी ताजा ताजा जन्म हुआ है, थोड़ी तबीयत गड़बड़ है। गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़े, क्लास शुरू करें हम लोग। हम लोगों ने कल के क्लास में बच्चों के लिए जो संवैधानिक और वैधानिक प्रयास है उसको हम लोगों ने देख लिया था। पीछे का क्लास अगर मैं एक बार आपको याद दिला दूं, हम लोगों ने संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों में बच्चों के लिए क्या किया गया है उसको हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और क्या वैधानिक प्रयास किया गया है उसको हम लोगों ने एक एक करके पॉइंट लिख लिया था। और इसके बाद मैंने कहा था कि अब हम लोग थोड़ा सा इन वैधानिक प्रयासों पर एक नजर डाल देंगे, इसका पीडीएफ हम देंगे क्योंकि जल्दी ही अब क्लास को भी ओवर करना है। तो चाइल्ड एक लास्ट अति संवेदनशील वर्ग है जिसको मैं फिनिश करूंगा। चाइल्ड के बाद एक रहेगा महिला, वुमेन, और फिर गरीब और भूख, थोड़ा सा एक दो पॉइंट, एजुकेशन हम लोग देखेंगे और हेल्थ हम लोग देखेंगे। ये दो टॉपिक रह जाएगा। तो मुश्किल से अगर हम लोग सामान्य रूप से क्लास चलाए तो 10 से 12 क्लास, 15 क्लास मैक्सिमम में ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये ना दिखाऊं, केवल हेडिंग डाल के छोड़ दूं तो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर लिखवाऊं तो और ज्यादा समय लगेगा, लेकिन एक बैलेंस अप्रोच यही होगा, एक बैलेंस अप्रोच यही होगा। एनजीओ एसएचजी मुझे नहीं पढ़ाना है, गवर्नेंस जो पढ़ाएंगे सर वो एनजीओ और एसएचजी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जो गवर्नेंस पढ़ाएंगे वो एसजीओ और एसएचजी पढ़ाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बस अति संवेदनशील वर्ग में महिला चाइल्ड के बाद, और फिर ट्रांसजेंडर वाला स्लाइड आज चला जाएगा बच्चा, थोड़ा सा कल मैं व्यस्त हो गया था, ठीक है। महिला के बाद सीधे आ जाएंगे एजुकेशन, वुमेन के बाद एजुकेशन, वुमेन के बाद एजुकेशन, एजुकेशन के बाद हेल्थ, और गरीबी और भूख में बहुत कुछ नहीं है, उनके लिए जो कुछ योजनाएं हैं उन पे हम लोग एक बार चर्चा करेंगे, क्योंकि गरीबी को आप कई जगह पर पढ़ेंगे, इकोनॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेंगे। डन, चलिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को सिलेबस मिला होगा, इंस्टीट्यूट ने, संस्थान ने जो आपको सिलेबस दिया होगा उस सिलेबस को आप एक बार गौर से देखिएगा। तो सिलेबस में अति संवेदनशील वर्ग से मेरा रोल शुरू होता है सोशल जस्टिस का, ठीक है। अति संवेदनशील वर्ग, ठीक है। इसके बाद हेल्थ, एजुकेशन,
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और फिर गरीबी और भूख। ये 3 सेगमेंट है, 3 खंड है जो सोशल जस्टिस के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। मैंने एक्स्ट्रा पॉलिसी वाला जो पहला चैप्टर था, मैंने करीब 4-5 दिन क्लास लिया, वो मैंने आपको थोड़ा जल्दी जल्दी अच्छा से समझा दिया था कि वहां से बेस हमारा तैयार होगा। तो बेस तैयार होगा तो फिर हम अपने आगे का जो हमारा क्लास है वो मैं पढ़ाऊंगा। तो अति संवेदनशील वर्ग, इसको मैंने जितना विस्तारित करना था कर दिया। आपने महसूस किया होगा कि कम समय हम लोगों ने नहीं दिया इस पर, कहीं पर भी इतना नहीं है। आप कहीं से किसी भी जगह से और आप अपने क्लास का नोट्स मिलाइएगा तो आपको गर्व होगा कि आपने अधिक पढ़ा है, अच्छा से पढ़ा है। उसके लिए आप चिंता मत करें, ठीक है। तो जो आपके पाठ्यक्रम में जो दिया हुआ है, एक बुकलेट जरूर मिला होगा आपके लिए जिसमें आपका सिलेबस डिसाइड किया होगा। तो जो सोशल जस्टिस के अंतर्गत सिलेबस है जो हमें मिला है वो हमें पढ़ाना है। डन। चलिए, वैधानिक प्रयास में जब हम प्रयास की बात करते हैं तो हम लोगों ने एक एक करके प्रयास देख लिया, और सबसे एक इंपॉर्टेंट है जिसको हम एक एक करके देखेंगे वो आपके स्क्रीन पर है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये 2005 में एक कानून बनाया गया और महसूस किया गया कि बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए भी एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए। और फाइनली 2007 में इस आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग का जो कार्य है वही कार्य है, कई बार मैंने कहा था, जो कार्य बाकी आयोग का है। ठीक है, जो कार्य बाकी आयोग का है। ठीक है, इन कार्यों में बच्चों के लिए जो भी हमारी सरकार योजनाएं चला रही है, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उस प्रयास का मूल्यांकन करना, समीक्षा करना, उस पे रिसर्च करना, उपाय सुझाना, उनकी शिकायतों को सॉर्ट आउट करवाना, ये सारे के सारे काम इस आयोग के जिम्मे रखा गया है। एक नजर डालते जाइए, इसका पीडीएफ हम देंगे, आप केवल हेडिंग डालिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एक हेडिंग डालिए, आपका एक टॉपिक है ये। पीछे वाला है जिसको कि हम बड़ा करके पढ़ रहे हैं, पीछे वाला है जिसको कि हम बड़ा करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और आप चिंता ना करें, एनजीओ और एसएचजी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। एक बार मैं बात कर लूंगा, देख लेता हूं क्या कंडीशन है, उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे और आपको पढ़वाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, आप नीचे एरो दीजिए और लिखिए पीडीएफ नोट्स। अच्छा, हम लोग डिटेल कर रहे हैं, राइट, इसलिए ये चीज हम लोग ध्यान में रखें कि एक राउंड हमने क्या संवैधानिक प्रयास किया गया और क्या वैधानिक प्रयास किया गया, हम लोगों ने लिख लिया है। फिर नीतिगत और योजनागत प्रयास हम लोग करेंगे, बट इन संवैधानिक और वैधानिक प्रयासों का अलग अलग प्रयासों पे एक सेपरेट टॉपिक हम लोग भी, मैं चाहता हूं कि उसको हम पढ़े रहे। कम पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। हम लोगों की शुरू में ही मैंने कहा था कि मैं आपको पास कराने के लिए पढ़ाऊं या सिलेबस पूरा कराने के लिए, क्योंकि सिलेबस पूरा कराने का मतलब है कि सोशल जस्टिस का क्लास 10 क्लास में खत्म हो जाता है। इसके लिए इतना ज्यादा पढ़ाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और सिलेबस पूरा करके क्या फायदा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको लगेगा कि कोई भी प्रश्न का उत्तर हम देने की स्थिति में नहीं। तो बात सिलेबस पूरा करने से नहीं है, बात पास करने से। ठीक है, इसलिए फिर हम अपने हिसाब से टॉपिक बनाते हैं, अपने हिसाब से उनको हम एलोबरेट करते हैं, बढ़ाते हैं। आज ये जो हमारे बच्चे हमारे ऑप्शनल में पढ़ रहे हैं, उनको दिखाई दे रहा होगा कि जो सिलेबस है उससे कई गुना बढ़ा करके हम सिलेबस को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। और बार बार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाता हूं कि क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को सामने रख करके सिलेबस को बनाओ। जो दिया हुआ है उतना ही नहीं है हमारा सिलेबस। सिलेबस के अंतर्गत क्या गहराई, क्या डेप्थ होना चाहिए,
इसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद ही हमें समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। और इसको ध्यान में रख करके हम लोग कुछ कुछ टॉपिक प्रिकॉशन के रूप में पढ़ रहे हैं कि अगर 20% ही सही संभावना है और अगर पूछ दिया तो हमारी कलम नहीं रुके। इसलिए हर वैधानिक प्रयास को भी हम और संवैधानिक प्रयास को जहां जहां डिटेल बन सकता है डिटेल में पढ़ रहे हैं। लेकिन अब दोनों चीजें होगी नहीं। कई बच्चों का आता है कि सर कब खत्म करेंगे, मेरे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है। आप समझो मेरी स्थिति को, भाई उसे जल्दी खत्म कर दिया जाना चाहिए, ज्यादा डिले भी नहीं होना चाहिए। और यहां पर एक टीचर जब खड़ा होता है, आपका एक शिक्षक, आपका एक अभिभावक, और जब वह यहां खड़ा होकर के नैतिक दृष्टि से सोचता है तो लगता है कि नहीं, बच्चे को इस तरह से पढ़ाया जाए ताकि वो पास कर सके। कोचिंग करने का क्या फायदा जब वो यूपीएससी के प्रश्नों को ही नहीं समझ पाए, उनका उत्तर नहीं दे पाए। और जब इस सोच के साथ खड़ा होता हूं तो लगता है कि नहीं, सिलेबस को 10 दिन में ना खत्म करके 20 दिन में हम खत्म करें, बट प्रॉपर तरीके से पढ़ाएं। अब जब प्रॉपर तरीके से पढ़ाने की बात आती है, ये दोनों टकराता है, क्योंकि हमारे लिए एक और कमिटमेंट है आपके साथ कि एक टाइम से सिलेबस को हम पूरा करेंगे। तो टाइमली सिलेबस को पूरा करना एक कमिटमेंट है, और कोचिंग इस तरीके से पढ़ाना कि आप पास कर जाओ, ये भी एक हमारा नैतिक दायित्व है। तो एक व्यावसायिक दायित्व और नैतिक दायित्व यहीं पर आकर के टकराता है। व्यावसायिक दायित्व है जो कहता है कि भाई हमने अपने कस्टमर के साथ, हम अपने बच्चों के साथ जो वादा किए हैं कि हम टाइमली सिलेबस को पूरा करेंगे, उसको हम पूरा करें। और जब एक शिक्षक का नैतिक दायित्व यहां पर आकर के टकराता है कि नहीं, हम कम से कम इतना उसको पढ़ा दें जितनी जरूरत है यूपीएससी को पास करने के लिए, तो इसमें एक संतुलन स्थापित करने की जरूरत होती है। वही मैं संतुलन स्थापित करता हूं कि कम ना पढ़ाऊं, पूरा पढ़ाऊं। अब पूरा पढ़ाने के लिए एक बैलेंस अप्रोच यही है कि कुछ लिखवाता जाऊं जो कोर टॉपिक है, और जो पेरिफेरी का टॉपिक है उसको मैं समझाता चला जाऊं। आपके दिमाग तक पहुंचाना है, और इसी को मैं लिखवा रहा हूं, यही आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर फिर लिखवा क्यों रहे हैं? तो लिखवा इसलिए रहा हूं कि हमारे कई छात्र जो हैं वो चाहते हैं कि लिखा जाए, तो उनको भी मैं संतुष्ट कर पाऊंगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मैं जो कोर टॉपिक है उसका नोट्स आपकी कॉपी में होना चाहिए। और जब भी आप फाइल तैयार करें तो आपने अति संवेदनशील वर्ग का जो फाइल तैयार किया है, तो एक हो हमारा क्लास नोट्स जो आप लिख रहे हो, दूसरा हो उसी से जुड़ा हुआ पीडीएफ नोट्स जो उसके नीचे है, उसको स्टेपल कर, और उस पर अगर कोई प्रश्न लिखते हो, उसका आंसर लिखते हो, उसको भी उसके साथ लगा करके फाइलिंग करते चले जाओ। ये तैयारी का ऑर्गेनाइज तरीका है, ठीक है। चलिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के गठन के पीछे का उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि कानून, नीतियां, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र संविधान में उल्लिखित, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तथा यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989, यूएन कन्वेंशन जो 89 में हुआ था, उससे संगत है या नहीं है। अगर असंगत है तो उसको संगत बनाने के लिए सुझाव देना, यही उद्देश्य रहा इस आयोग के गठन का। इस आयोग का प्रमुख कार्य क्या है बच्चा? पहला कार्य है सुरक्षा उपायों का परीक्षण करना और उसका पुनर्परीक्षण करना तथा उनके प्रभावी कार्यक्रमों हेतु सिफारिशें करना। दूसरा है केंद्र सरकार को इस दिशा में रिपोर्ट देना, ठीक है। तीसरा है बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच, बाल अधिकारों के उल्लंघन के शिकायतों की जांच करना और ऐसे मामलों में कार्रवाई को सुनिश्चित करना कि उस पर कार्रवाई हो रहा है या नहीं हो रहा है आदि। ऐसे कारकों का परीक्षण करना आपका चौथा उद्देश्य कार्य है। ऐसे कारकों का परीक्षण करना जो बच्चों के अधिकारों के उपभोग को बाधित करे
और उपचारात्मक उपायों की सिफारिशें करना। उसका क्या उपचार होगा, उस संदर्भ में उसका क्या उपाय होना चाहिए, सुझाव होना चाहिए, वो प्रस्तुत करना। देन पांचवा है विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों से जुड़े मामलों को देखना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको विशेष देखभाल की जरूरत है, उनके मामलों को देखना और उनके लिए उपचारात्मक उपायों को सुझाना कि कैसे इनका देखभाल किया जाए, इनकी समस्या का कैसे समाधान किया जाए, क्या इनका उपचार हो। ठीक है। छठा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपायों और बाल अधिकारों पर जो मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों का अध्ययन करना। दुनिया में क्या हो रहा, कैसे हो रहा, बाल अधिकारों के संदर्भ में क्या क्या और क्या चीजें हैं, उस पर रिसर्च करना और रिसर्च करके अध्ययन करके भारत के लिए, भारत की सरकार को इसके लिए सिफारिश करना कि सरकार भी ऐसा करे। सातवां है बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध करना, बाल अधिकार साक्षरता को फैलाना ताकि लोगों को पता हो कि बच्चों को क्या अधिकार हमारे कानून के माध्यम से मिला हुआ है, तथा बाल अधिकार के बारे में लोगों को अधिक जागरूक बनाना। बाल अधिकार के बारे में लोगों को अधिक जागरूक बनाना। और 8 नंबर पॉइंट है बच्चा बाल सुधार गृह, किशोर संरक्षण गृह आदि का, ये सब जो गृह बने हुए हैं इनका निरीक्षण करना और उपचार हेतु सुझाव देना। निरीक्षण में अगर कुछ कमी पाई गई, कुछ गड़बड़ियां पाई गई तो उसके लिए सुझाव देना। इस तरीके से यह आयोग आज बच्चों के संरक्षण के लिए एक प्रमुख संवैधानिक निकाय है। वैसे मंत्रालय है बाल एवं महिला विकास मंत्रालय, जिसका गठन 2006 में किया गया था। वो मंत्रालय बच्चों के कल्याण, बच्चों के विकास के लिए काम करता है, महिलाओं के कल्याण, महिलाओं के विकास के लिए काम करता है। लेकिन यह एक 2007 में, 6 में वो आया, हालांकि 5 में ही एक्ट पारित कर दिया गया था। 2007 में ये आयोग एक एजेंसी के रूप में काम करता है। क्लियर है? ये स्पेसिफिक है जो उसी दिशा में काम करता है और ये मंत्रालय को सुझाव देता है, ये विभिन्न राज्यों को सुझाव देता है। डन? कोई दिक्कत? चलिए बच्चों के संवैधानिक और वैधानिक रक्षोपाय आपका सिलेबस है। अति संवेदनशील वर्ग के लिए संवैधानिक और वैधानिक रक्षोपाय। तो बच्चों के लिए वैधानिक रक्षोपाय में एक रक्षोपाय है पॉक्सो एक्ट 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। हेडिंग डालिए, आपका एक टॉपिक है ये, सेपरेट करके हम लोग इसको भी देख लेते हैं एक नजर। लिखिए टॉपिक, लिखिए टॉपिक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ठीक है। 2012 में एक कानून बनाया गया। इस कानून के पीछे पहले आप लिख लिया आपने, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, पॉक्सो एक्ट 2012। आप यहां पर लिखिए पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स। डन? आप घबराओ मत, मैं आपके प्रेशर में आकर के पीडीएफ नोट्स लिखवाने के बजाय पीडीएफ नोट्स नहीं कर रहा हूं। 2012 का कानून है, इसको पीडीएफ नोट्स पे हम देख सकते हैं। इसमें अमेंडमेंट भी किया गया है, उस पर भी हम एक नजर डालेंगे। तो 2 कानून हम आज आपको पढ़ाएंगे और दोनों का अमेंडमेंट भी हम आपको दिखाएंगे। आज एक नजर हम डालते हैं पहले।
मैंने पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का बच्चा एक डिसीजन आया था, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि बच्चों के रक्षोपाय के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए जो हमारी आईपीसी की धाराएं, उस समय तक आईपीसी की धाराएं थी, अभी आईपीसी को खत्म किया गया, तो आईपीसी की धाराएं थी वो पर्याप्त नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में कहा कि सरकार इस दिशा में कदम उठाए। साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था और उसी केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि सरकार बच्चों के यौन शोषण से निपटने के लिए प्रयास करे, कानून बनाए, क्योंकि बाकी अपराधों के लिए आईपीसी में है, लेकिन यौन शोषण से सुरक्षा के लिए आईपीसी में जो धाराएं हैं वो पर्याप्त नहीं है। सरकार को इस दिशा में कानून बनाया जाना चाहिए, बनाना चाहिए। और 2009 से सरकार ने इस दिशा में कानून बनाने का काम शुरू किया और फाइनली 2012 में इस कानून को लागू किया गया। कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यौन अपराध से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना। हाल के वर्षों में बच्चों के प्रति यौन अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई थी। कई रूपों में इनका यौन शोषण किया जा रहा था, इसलिए पार्टिकुलर इस तरह का बच्चों के प्रति जो अपराध था, इससे उनको सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक समझा गया और इस कानून को बनाया गया। ये कानून जो है वो 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को बच्चा मानता है और उनके प्रति होने वाले यौन अपराधों से उनको संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता। अब इसके प्रमुख प्रावधान क्या है भाई? तो सबसे पहला प्रावधान की अगर हम बात करें तो ये कानून कहता है बच्चा कि सामान्य आदमी अगर बच्चों के प्रति यौन अपराध कर रहा है वो अपराधी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो तो है ही, उनके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई विश्वास पात्र या कोई सरकारी अधिकारी या कोई ऐसा निकटतम व्यक्ति जिसके बारे में व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है कि वो बच्चों के साथ यौन अपराध करेगा, बच्चा अगर किसी स्कूल में पढ़ने जाता है और उस स्कूल का शिक्षक जिस पर भरोसा किया जाता है अगर वो उसके प्रति यौन अपराध करता है, बच्चा किसी के साथ ट्यूशन पढ़ता है और वो ट्यूटर बच्चों के प्रति यौन अपराध करता है, या बच्चों का कोई रिश्तेदार जिस पर भरोसा करते हैं लोग कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो यदि बच्चों के प्रति यौन अपराध करता है, कोई विश्वास पात्र यदि बच्चों के प्रति यौन अपराध करता है, तो फिर इस तरह के अपराध को एकदम सर्वाधिक क्रूरतम और संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इसको सामान्य अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, ये संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और इसके लिए एक्सट्रीम अधिक से अधिक सजा का प्रावधान किया जाएगा। ये एक इसका प्रोविजन। मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाओ, पहले समझते जाओ, फिर एक बार हम लोग देखेंगे तो 2 बार हमारा हो जाएगा। एक बार मैं आपको समझा रहा हूं और दूसरी बार एक बार स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा, तो मेरे ख्याल से आपको याद होता चला जाएगा। तो मैं एक टॉपिक को 2 बार पढ़ा रहा हूं और फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आपके पास रहेगा। इसमें एक और प्रावधान है कि अगर कोई इस तरह के यौन अपराध का दोषी पाया गया बट उसने अपराध किया नहीं, यानी उसके साथ किसी बच्चे के साथ यौन संबंध स्थापित करने में वो सक्सेसफुल नहीं रहा, उसने यौन संबंध स्थापित नहीं किया, यौन सेक्स उसके साथ करने में वो सफल नहीं रहा, बट प्रयास किया। ये कानून कहता है कि प्रयास किया इतना ही पर्याप्त है। अगर प्रयास किया तो अपराधी है और उसको सजा मिलेगी। राइट? तो 3 बातें हो गई। एक, सामान्य रूप से अगर कोई भी बच्चे के साथ यौन अपराध करता है वो अपराधी है। अगर कोई विश्वास पात्र करता है तो उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है, उसको संगीन अपराध माना गया है।
अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने यौन अपराध किया लेकिन अपराध करने में सफल नहीं रहा, यौन संबंध स्थापित करने में सफल नहीं रहा, तो भी उसको अपराधी माना जाएगा और उसको सजा का प्रावधान किया जाएगा। और चौथा पॉइंट कि अगर कोई इस कार्य में सहयोग दिया या इस कार्य के लिए अगर किसी ने मोटिवेट किया, सहयोग दिया मतलब किसी न किसी रूप में, मान लो कमरा दिया, रूम दिया, कुछ भी, या अगर मोटिवेशन दिया, तो उनको भी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, उनके इस कार्य को, और उनके लिए भी सजा का प्रावधान इस कानून में किया गया है। इस तरीके से ये जो 4 कैटेगरी बना दी गई, जिसके चलते कहीं से भी बचने का उपाय नहीं है, और ऐसा महसूस किया गया कि इस पर नियंत्रण स्थापित होगा। हाल के वर्षों में देखा गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ी और यौन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बच्चों का व्यापार किया जा रहा है। खास करके बहुत सारे पश्चिम एशिया के देश थे, सऊदी अरब या बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर इस तरह के बच्चों को यौन संबंध स्थापित करने के लिए डिमांड में वृद्धि हुई। इंटरनल सिक्योरिटी में मैं पढ़ाऊंगा आपको, वहां हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ी, बच्चों की तस्करी में वृद्धि हुई। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए उसे भी इस कानून के दायरे में ले आया गया, और यौन उद्देश्य से अगर बच्चों का कोई व्यापार करता है तो उसको भी यौन अपराध की श्रेणी में रखा गया और उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया। ठीक है। और उपरोक्त प्रकार के अपराधों के लिए जो सजा होगी वो 3 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा होगी। ये 2012 के कानून में था। 3 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी, ये 2012 के कानून में था। 2020 में इसमें अमेंडमेंट किया गया बच्चा, और 2020 में अमेंडमेंट करके प्रोविजन किया गया कि मृत्यु दंड भी दी जा सकती है। वैसे बच्चे को मृत्यु दंड भी, वैसे व्यक्ति को मृत्यु दंड भी दी जा सकती है जो बच्चों के साथ यौन अपराध किया हो, और जुर्माना भी, ध्यान रखें, सजा भी और जुर्माना भी। एक और स्पेशल प्रोविजन है कि जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, अगर मान लीजिए आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि आपने किसी बच्चे के साथ यौन अपराध का प्रयास किया या यौन अपराध किया, तो आपको ही ये अपने को निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व होगा। आपको जिम्मेवारी होगी कि आप अपने कोर्ट में अपने को सिद्ध करें कि हम निर्दोष हैं। अगर इल्जाम लगाने वाला इल्जाम लगाकर निश्चिंत हो गया, अब आपको सिद्ध करना होगा कि आप निर्दोष हैं। चूंकि इस तरह का समाज में अपराध बढ़ रहा है और ये लंबा नहीं चल सकता है। अगर किसी बच्चे के प्रति किसी ने यौन अपराध किया और उस बच्चे ने केस किया और पता चला कि 20 साल तक इसका केस ही चल रहा है, तारीख पे तारीख, ये नहीं चलेगा। इसलिए स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया। हमारे यहां हर जगह इस तरह की समस्याएं रही है। हमारा कोर्ट या न्याय, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा है बच्चा, इसके चलते न्याय मिलने में बहुत देर होती है। कुछ ऐसे स्पेशल केस है, महिला वाला स्पेशल केस है, बच्चों वाला कुछ ऐसे केस है, टेररिज्म एक स्पेशल केस है, कुछ ऐसे स्पेशल केस है जिनके लिए स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन किया गया है। अगर वैसा मामला आता है तो उसको स्पेशल कोर्ट में डाल के स्पीडी ट्रायल का प्रोविजन किया गया है। स्पीडी उसका ट्रायल करके उसको इमीडिएट उसको फिनिश किया जाए, खत्म किया जाए, सजा दिया जाए या बरी किया जाए, जो भी करना है किया जाए। उसको लंबा 10 साल 15 साल तक लटकाने की जरूरत नहीं है। इसलिए बच्चों के प्रति यौन अपराध के केस में भी स्पेशल कोर्ट का प्रावधान किया गया है, स्पीडी ट्रायल का प्रावधान किया। और जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी, अगर बच्चा कोर्ट में चला गया, केस कर दिया, पूछताछ होगी, पुलिस आएगी, कोर्ट में हो जाएगा, तो जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी इसमें प्रोविजन किया गया कि बच्चों का हित सबसे प्रमुख माना जाए, क्योंकि ये बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, इनके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, इनके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। उस तरीके से इनके साथ ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है जैसे सामान्य व्यक्ति के साथ किया जा सकता है, सामान्य पीड़ित के साथ किया जा सकता है।
बच्चों के साथ मित्रवत जांच, अगर बच्चों से पूछताछ करनी है और आप पुलिस ऑफिसर हो तो बच्चों की इच्छा इंपॉर्टेंट है। बच्चा कहेगा कि पुलिस अंकल घर में आकर पूछिए, मैं थाने में जाने की मेरी हिम्मत नहीं कर रही है, तो पुलिस को घर में आकर पूछना होगा। पुलिस को वर्दी में नहीं आना होगा, सामान्य ड्रेस में आना होगा। हो सकता है वर्दी देख के डर जाए बच्चा, सामान्य ड्रेस में आना होगा। मित्रवत बातचीत करनी होगी, पूछना होगा, सबूतों की रिकॉर्डिंग करनी होगी। कि बच्चा है, उसके व्यक्तित्व पर, उसके मनोविज्ञान पर बुरा असर पड़ सकता है, इसमें यह प्रोविजन किया गया। और अक्सर होता क्या है कि इस तरह के केस में बच्चा बताना नहीं चाहता है। अगर कोई बच्चा कहीं पढ़ रहा है, टीचर ने उसके साथ कोई यौन दुर्व्यवहार किया, वो डरता है, बताने में डरता है। अगल बगल के लोग उसका मजाक बनाने लगेंगे। अगर ये बातें मीडिया में आ जाएगी तो कैसे जिएगा, सुसाइड कर लेगा बच्चा, बहुत नर्वस हो जाएगा बच्चा। इसलिए इसमें ये प्रोविजन किया गया कि न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी व्यक्ति इस तरह के केस को सार्वजनिक नहीं करेगा। केस हो गया और चुपके से सब कुछ हो रहा, ये नहीं कि मीडिया में इसके बारे में निकले। फिर बच्चों को राहत और पुनर्वास का प्रयास किया जाएगा। जो पीड़ित बच्चा है उनको प्रॉपर पुनर्वास और उनको राहत पहुंचाया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए अगर कुछ इस तरह की दिक्कतें हैं तो। फिर इस तरह के कानून का जम के प्रचार प्रसार किया जाए। एक कानून में ही प्रोविजन कर दिया गया, इसका एक धारा है, मुझे याद नहीं आ रहा, उस धारा में, इस अधिनियम की धारा में यह प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा। और इस अधिनियम के क्रियान्वयन का सुपरविजन कौन करेगा, इस कानून को प्रॉपर तरीके से लागू किया जा रहा है कि नहीं लागू किया जा रहा है, इसको सुपरवाइज करने का काम दिया गया राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड को उनकी जिम्मेवारी होगी और राज्य बाल संरक्षण आयोग को अपने राज्य के दायरे में इन्हीं दोनों को जिम्मेवारी दी गई। राइट, यही है ये पॉक्सो एक्ट 2012। डन। अब आ जाइए, एक नजर हम डालते हैं 1999 में साक्षी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि बाल और यौन शोषण से निपटने हेतु आईपीसी अपर्याप्त है, इसलिए सरकार इस दिशा में प्रयास करे। फलतः 2009 में पॉक्सो एक्ट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई और पॉक्सो एक्ट 22 मई 2012 से लागू कर दिया गया। डन। यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को बच्चा मानता है और इन सभी को यौन उत्पीड़न अथवा अश्लील कार्यों से, इनके प्रयोग से सुरक्षा प्रदान करता है। डन। यौन अपराध की इसमें प्रकृति बताई गई, जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। किस किस तरह के केस को यौन अपराध माना जाए, ठीक है, इसके लिए 6 नेचर ऑफ केस डिफाइन किया गया। अगर पोर्नोग्राफी में सब कुछ नए डाले गए कि अगर बच्चे को पॉर्न बनाने में यूज किया जाता है तो यह भी इस कानून के तहत अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। कोई सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, आदि आदि आदि। इसके प्रमुख प्रावधान या लक्षण क्या है मैंने आपको बता दिया था, एक बार और हम लोग देख लेते हैं। किसी विश्वास पात्र अधिकारी या निकटतम व्यक्ति द्वारा किए गए यौन अपराध को अत्यंत क्रूरतम या संगीन अपराध की श्रेणी में रखकर सजा का प्रावधान। दोषी व्यक्ति को भले ही वह अपराध करने में सफल नहीं हुआ हो, दोषी व्यक्ति को भले ही वो अपराध करने में असफल रहा हो, तो भी उनको सजा देने का प्रावधान। और अगर किसी ने अपराध के लिए मोटिवेट किया हो, उसको भी सजा देने का प्रावधान। अगर किसी ने अपराध करने में सहयोग दिया हो, उनको भी सजा देने का प्रावधान। ठीक है। अगला है यौन उद्देश्यों से बच्चों का व्यापार को भी यौन अपराध की श्रेणी में रखते हुए उसके लिए भी सजा का प्रावधान। और उपरोक्त तीनों प्रकार के अपराधों के लिए सजा या दंड 3 वर्ष से आजीवन कारावास तक।
2020 में मैंने पहले भी बताया था कि अमेंडमेंट किया गया और इसमें मृत्युदंड तक सजा का प्रावधान किया गया और जुर्माना भी। अत्यधिक गंभीर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में दोषी पर अपने को निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व स्पेशल कोर्ट और स्पीडी ट्रायल का प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बच्चों के हितों को सर्वाधिक महत्व प्रदान करने का प्रावधान। इसके लिए बच्चों से मित्रवत जांच की प्रक्रिया, सबूतों की रिकॉर्डिंग, अपराध की ट्रायल की सुविधा, मीडिया पर यह प्रतिबंध कि वह न्यायालय की अनुमति के बिना बच्चों की पहचान को सार्वजनिक नहीं करेगा, बच्चों को राहत और उनके पुनर्वास का प्रावधान, इस अधिनियम के बारे में प्रचार प्रसार के द्वारा जागरूकता फैलाने का प्रावधान और इस अधिनियम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को और राज्य बाल संरक्षण आयोग को प्रदान किया गया। राइट, ये बच्चा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय निर्देश पर आईपीसी की धाराएं बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराध को रोकने के लिए अपर्याप्त है। इस बात के मद्देनजर सरकार द्वारा इस कानून का निर्माण किया गया। ठीक है, बट कहीं ना कहीं इस कानून में कुछ त्रुटियां रही, कहीं ना कहीं इस कानून की कुछ आलोचनाएं हुई। कहा गया कि कुछ ऐसे अपराध भी हैं जो इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं, उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाए। ऐसा महसूस किया गया। एक बार मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि 16 वर्ष की आयु के बाद के बच्चे यदि आपसी सहमति से कोई शारीरिक संबंध या यौनिक संबंध स्थापित करते हैं तो उनको इस एक्ट से बाहर कर दिया जाए, उनको इस एक्ट से बाहर कर दिया जाए। इस तरह का सजेशन आया था मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संदर्भ में कहा था कि कुछ अलग से अदालत वगैरह गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें सजेशन दिया था। इधर कानून बनने के बाद भी यौन अपराधों में वृद्धि के आंकड़े दर्ज किए गए। एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में देखा गया कि 2012 के पॉक्सो एक्ट के बाद भी बच्चों के प्रति यौन अपराध में वृद्धि हुई है। तो ऐसा महसूस किया गया कि नहीं, इस कानून में कुछ अमेंडमेंट जरूरी है, इस कानून में कुछ अमेंडमेंट जरूरी है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 2020 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया। हेडिंग डालिए, टॉपिक प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 2020। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, जो मैं कह रहा हूं उसको आप करते जाओ। मैंने कहा इसको हेडिंग डालिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, वही हुआ पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2020। अमेंडमेंट एक्ट 2020। राइट, इसमें नीचे एरो दो और लिखो पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स, और बस इसको पढ़ने और देखने के पहले ही मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 प्रमुख अमेंडमेंट रहे। पहला किया गया कि आजीवन कारावास की जगह पर इसको मृत्युदंड तक बढ़ा दिया गया, मृत्युदंड तक का सजा होगा। और अगर नाबालिगों के लिए कोई इस तरह का यौन अपराध कर रहा है तो मृत्युदंड। ठीक है,
और कठोर दंड का प्रावधान किया जाए, यानी दंड को बढ़ाया गया, क्योंकि पाया गया कि रिपोर्ट में कि लगातार इस तरह के अपराध बढ़ रहे, दंड को कठोर किया गया। ठीक है। और बच्चों के द्वारा पोर्नोग्राफी तेजी से बढ़ा है हाल के वर्षों में, तो इस पोर्नोग्राफी को नियंत्रित करने के लिए कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। ये 2 अमेंडमेंट प्रमुख रहे। इसके बाद कहा गया कि राज्य जो है, केंद्र और राज्य बच्चों के लिए इस संदर्भ में कुछ अलग से स्पेसिफिक एजुकेशन का सिलेबस तैयार करे। ठीक है। सरकार जो है वो 0 टॉलरेंस पे काम करे और इसके लिए एक अलग से पॉलिसी बनाए बच्चों के संरक्षण पर। बच्चों की भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया जाए और उसको भी ध्यान में रखा जाए। केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत ऑनलाइन पे भी बच्चों के साथ मजाक, हंसी मजाक लोग करते हैं, उस सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि पाया गया कि कई ऐसे स्कूल में इस तरह की घटनाएं हुई कि बच्चों के कुछ गड़बड़ टाइप के फोटो सोशल मीडिया पर लोगों ने डाल दिया। वो एक बच्चा है और मैंने उस बच्चे के प्रति अपराध प्रत्यक्षता नहीं किया, लेकिन बच्चे के कहीं ना कहीं मनोविज्ञान को, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कंटेंट हमने ऑनलाइन शेयर कर दिया, हमने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। बच्चे के बीच में, बाकी सभी बच्चों के बीच में वह पार्टिकुलर बच्चा मजाक बना और उसने सुसाइड कर लिया। सोशल मीडिया पर अपने बारे में कुछ बुरी तस्वीरें, कुछ गड़बड़ चीजों को शेयर करने के कारण बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बच्चों ने उनका हंसी मजाक पुराना शुरू किया, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण करना जरूरी हो गया था और हाल के दिनों में इस तरह की एक्टिविटीज बढ़ गई थी, खास करके सोशल मीडिया के दौर में। तो इस संशोधन में, इस अमेंडमेंट में यह प्रावधान लाया गया कि व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत केवल शारीरिक सुरक्षा ही शामिल नहीं होगी, ऑनलाइन मंचों पर जो भी उनके साथ गड़बड़ियां की जाती है वो भी, उससे भी सुरक्षा उनको प्रदान करनी होगी। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य भी सुरक्षा के दायरे में आना चाहिए। ये कुछ अन्य संशोधन थे, यही बच्चा संशोधन किया गया और कुछ विशेष इस पर नहीं किया गया। बस एक नजर डाल देते हैं कि क्या क्या संशोधन किया गया। डन। चलिए, पृष्ठभूमि 2018 में मद्रास उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि 16 वर्ष की आयु के बाद सहमति से यौनिक शारीरिक संबंध या इस प्रकार के अन्य कृत्यों को पॉक्सो एक्ट के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। सहमति से, सहमति से। पहले है ना कि भाई बच्चे को बेवकूफ तो बनाया जा सकता है ना, बेसिकली बच्चे हैं। अगर कोई ट्यूटर, कोई शिक्षक अगर बेवकूफ बनाता है, उनको बरगलाता है और फुसलाता है और उनके साथ यौन व्यवहार करता है, वो अपराध है। बट यहां है कि बरगलाना फुसलाना किस एज तक, तो हुआ कि 16 वर्ष से कम तक ही कोई बरगला फुसला सकता है। 16 से 18 के उम्र में अगर कोई ऐसा करता है तो बरगलाना फुसलाना नहीं है, फिर वो सहमति से यौन संबंध है। और अगर कोई सहमति से यौन संबंध स्थापित करता है तो कोई बुरा चीज नहीं है। इसलिए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि 16 से ऊपर के लोग अगर सहमति से इस तरह का कृत्य करते हैं तो उनको कठोर अपराध न माना जाए, उनके लिए इतना कठोर सजा का प्रावधान नहीं किया जाए, इस कानून के दायरे से बाहर किया जाए। जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलों में बाल यौन शोषण के मुकदमे के लिए केंद्र से वित्त पोषित अदालतें गठित करने का आदेश दिया, क्योंकि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। वर्ष 2012 में पॉक्सो एक्ट के लागू होने के बाद भी यौन उत्पीड़न संबंधी अपराधों के मामले में वृद्धि हो रही थी। उन्नाव गैंगरेप नाम सुना होगा आपने, कठुआ में बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद व्यापक जनाक्रोश उभरकर सामने आया। ये सभी घटनाओं ने दबाव बनाया कि जो पॉक्सो कानून है वो पर्याप्त नहीं है, कुछ और इसमें कठोर लाना चाहिए, कठोरता बरती जानी चाहिए। इधर आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 लाया गया और फिर इसी सब के कंटेस्ट में आवश्यक हो गया कि पॉक्सो कानून में संशोधन किया जाए। रिजल्ट 2020 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 2020 पारित किया गया।
इसमें क्या अमेंडमेंट किए गए, एक नजर हम लोग देख सकते हैं बच्चा। पहला अमेंडमेंट मैंने पहले भी बताया, पॉक्सो एक्ट 2020 के तहत बाल यौन शोषण के पहलुओं पर उचित ढंग से निपटने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 34, 42 और 45 में संशोधन किया गया, जिनमें निम्न प्रमुख है। सारा बताने की जरूरत नहीं है और बहुत कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा 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 थोड़ा, बट जो प्रमुख क्या है, प्रमुख है बच्चों का 12 वर्ष तक के बच्चे का गंभीर यौन उत्पीड़न करने वालों को, ये नाबालिग बच्चे हैं, मृत्युदंड एवं नाबालिगों के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। मृत्युदंड पहली बार इसमें लाया। नाबालिग के प्रति अगर कोई यौन अपराध करता है, उनका यौन उत्पीड़न करता है, तो उनको मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है। ठीक है। इसके बाद पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2020 में बाल पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने के लिए कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया, पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए। केंद्र और राज्य सरकारों को बच्चों के लिए आयु उपयुक्त शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम तैयार करना, जिससे उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक किया जा सके, इसका प्रावधान भी किया गया। व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत बच्चों की शारीरिक सुरक्षा के साथ ही ऑनलाइन, मैंने पहले ही बताया, ऑनलाइन मंचों पर उनकी पहचान से संबंधित सुरक्षा के उपाय, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को भी इसमें शामिल किया गया। और लास्ट है, राज्य सरकारों को बाल उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत, शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत पर आधारित बाल संरक्षण नीति तैयार करने का निर्देश दिया गया। सरकार इस दिशा में एक नीति तैयार करे और इस दिशा में काम करे। समीक्षा, निश्चित रूप से इसका हम एक इवैल्यूएशन भी लिख दिए हैं, ताकि एक बार आपके दिमाग में खाका रहे कि अगर लिखना आए, गलती से भी ये प्रश्न आ जाए, तो फिर पूरा का पूरा कंप्लीट डायमेंशन आपके पास हो। निश्चित रूप से पॉक्सो एक्ट बच्चों के रक्षोपाय एवं संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसमें निकटतम एवं उत्तरदायी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के लिए कठोर सजा का प्रावधान, इसमें पहला है निकटतम एवं उत्तरदायी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के लिए कठोर सजा का प्रावधान न केवल इस तरह के अपराध से बच्चों को विशेष संरक्षण देता है, बल्कि इसमें पीड़ित बच्चों के प्रति संवेदनशीलता पर बल देकर उनका न्याय वर्दी पहन के नहीं पूछताछ करनी है, उनके घर में आकर के पूछताछ करनी है, उनको थाने में नहीं बुलाना है, आदि आदि, के प्रति संवेदनशीलता पर बल देकर बच्चों के कोमल मन को समझने का प्रयास किया गया है और इस अधिनियम में उसको समाहित किया गया। यद्यपि 2020 में पॉक्सो एक्ट में संशोधन करके इसको और अधिक कठोर एवं तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया गया है, तथापि जरूरत है विधि प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा, विधि प्रवर्तन मतलब कानून को लागू करने वाली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के द्वारा इस कानून के समुचित क्रियान्वयन की, ये सुझाव हो गया एक तरह से। जरूरत है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा इस कानून के समुचित क्रियान्वयन की और लोगों में इस कानून के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की, तभी इस कानून के द्वारा बाल संरक्षण एवं रक्षोपाय की दिशा में अपेक्षित परिणाम को प्राप्त किया जा सकता है, अपेक्षित परिणाम को प्राप्त किया जा सकता है। यह है बच्चा एक कानूनी प्रावधान जो पीछे में हम लोगों ने लिख रखा था एक एक लाइन में, वो मैंने आपको समझा दिया। डन। एक और कानून बनाया गया, उसको भी हम लोग देखेंगे, उस पर भी अमेंडमेंट किया गया। एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना था बच्चा 2000 में, ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम 2000। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भी पर्याप्त नहीं है और इस कानून में संशोधन किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके पीछे की जो कहानी बनी वो ये बनी कि जब निर्भया नाम की लड़की के साथ दिल्ली में रेप हुआ और रेप करने के बाद बड़े ही विभत्स तरीके से उस लड़की की हत्या की गई। निर्भया कांड के विरोध में सोशल मीडिया से लेकर के पूरा का पूरा सिविल सोसाइटी इसके विरोध में खड़ा हो गया।
कैंडल मार्च निकाला गया, हर जगह प्रदर्शन किया गया, सरकार पर दबाव बना और सरकार ने इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए कठोर कानून के निर्माण करने की सोचनी शुरू करी। और इसमें एक और एंगल था, वो एंगल था कि इसमें एक अपराधी जो था वो बालिग नहीं हुआ था, 18 वर्ष की उम्र को पार नहीं किया था, जो रेप करने वालों में से एक था। और हमारे यहां अपराध के बारे में जो सोच है, जो अप्रोच है, वो सुधारवादी अप्रोच है। प्रतीकात्मक सिद्धांत अपराध का नहीं है हमारे यहां दंड का। दंड का प्रतीकात्मक सिद्धांत का मतलब होता है आंख के बदले आंख। अगर किसी ने किसी की आंख निकाल दी तो उसकी आंख निकाल। उससे ऐसे परंपरागत धर्म है जहां पर धर्म के अंतर्गत दंड का प्रावधान प्रतीकात्मक रहा है। ठीक है, बदला वाला रहा है। अपराधी से समाज बदला लेता है। लेकिन अपराध के बारे में एक और सोच है, और अपराध के बारे में वो ये सोच है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराधी पैदा नहीं लेता, कहीं ना कहीं समाज ही उससे अपराधी बनता है, कहीं ना कहीं समाज ही उसे अपराध करने के लिए विवश करता है, कहीं ना कहीं समाजीकरण की प्रक्रिया में, उसके पालन पोषण की प्रक्रिया में, उसके जो सराउंडिंग है, जो पर्यावरण है, जो परिवेश है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियों के कारण वो बच्चा बेचारा अपराधी बन जाता है, समाज का एक फंक्शनल मेंबर नहीं बनता। ऐसे अपराधियों के साथ समाज का नजरिया उदार होना चाहिए। ऐसे अपराधियों को सुधार कर उसे फिर से समाज का एक फंक्शनल मेंबर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसको हम सुधारवादी नजरिया कहते हैं। इसको हम सुधारवादी नजरिया कहते हैं। और उसी सुधारवादी नजरिया के तहत बच्चों द्वारा किए गए अपराध पर हमारी सरकार का दृष्टिकोण उदार था। दुनिया में हर जगह रहता है, हमारे यहां भी हमारी सरकार का दृष्टिकोण लिबरल था, उदार था। अगर 18 वर्ष तक का कोई बच्चा अपराध करता है तो बच्चा है, उसको अन्य कैदियों की तरह जेल में भेजे जाने की जरूरत नहीं है। जेल में भेजने के बाद तो और ज्यादा अपराधी बन जाए। इसके लिए उसको सुधार गृह में भेजा जाता है, और सुधार गृह में भेज करके उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है, और 2-3 साल में उसको सुधार करके फिर से समाज का फंक्शनल मेंबर बनाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए अगर बच्चे अपराध करते हैं तो आसानी से बच जाते हैं। अपराध जघन्य था। निर्भया की हत्या बहुत बुरे तरीके से की गई थी, इतने विभत्स तरीके से की गई थी कि लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। रोंगटे खड़ा कर देने वाली घटना थी, और करने वाला नाबालिग था, 18 वर्ष से कम आयु का था। पहला बात। दूसरा बात कि हाल के वर्षों में 16, 17, 18 वर्ष, ये जो एज है, ये जवान होने वाला एज है। कई नक्सली संगठन, कई उग्रवादी संगठन अपने यहां इन्हीं बच्चों को यूज करते थे। अपराध में कई जगहों पर इन बच्चों को यूज किया जाने लगा। 17 से 18 साल, 16 से 18 साल के बच्चे को अपराध में यूज किया जा रहा, दनादन क्राइम कर रहे हैं, और साल 2 साल में सुधार गृह में जाके छुट के चले आ रहे हैं। बच्चे भी मैच्योर हो गए कि हमारे ऊपर तो कानून लागू होगा नहीं, चलो क्राइम करते हैं। हमारे यहां आयु प्रत्याशा में वृद्धि हुई, हमारे यहां शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, बच्चों के मैच्योर बनने का उम्र भी कम हो गया। जो बच्चे पहले 17-18 साल में मैच्योर होते थे, परिपक्व होते थे, अब तो 12-13 साल में परिपक्व हो जा रहे, मैच्योर हो जा रहे। स्कूल लाइफ में जाकर के ऑब्जर्वेशन करोगे तो 10th तक जाते जाते कई बच्चों का प्यार और रेप का दोनों हो जाता है। हम कहते हैं ना घाघ बच्चे, वो 10th तक जाते जाते बच्चे घाघ हो जाते। 10th की उम्र 14-15 साल, तो 16, 17, 18 साल में तो प्रोफेशनल क्रिमिनल बन सकते हैं। परिपक्वता का स्तर भी बढ़ा था। ऐसे लोग अपराधी की श्रेणी में भी बहुत तेजी से आ रहे थे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी हो गया था बच्चा, इस पर एक कानून का निर्माण किया जाए, इस पर एक कानून का निर्माण किया जाए। और इसी संदर्भ में एक कानून बनाया गया, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015। आप
हेडिंग डालिए, टॉपिक द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015। डन। देख लिया आपने, ये टॉपिक हम लोग देखते हैं। 2015 में 2000 में जो कानून बना हुआ था उसकी जगह पर 2015 में एक नया कानून लाया गया। देखिए, पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ नोट्स, ठीक है। इस कानून को 2016 में लागू किया गया। ठीक है, और इस कानून में देखो, कानून का पर्पस यही था, निर्भया कांड इस कानून को बनाने का एक बहुत प्रमुख अभिप्रेरक था। और जो 14, 15, 16 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे बहुत तेजी से क्राइम में उतर रहे थे, और कानून चूंकि उनको बच्चा मानता था, उनके प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था, इसलिए सुधार गृह में उनको भेजता था, उनको सजा नहीं होती थी, इसका वो लाभ ले रहे थे। ऐसे अपराधों को रोकना जरूरी हो गया था, और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए होगा कि भाई अगर 16, 17, 16 के बाद अगर कोई अपराध करता है, 16 तक बच्चा माना जाए, 16 से 18 तक को हम बड़ा माने और बड़ा की तरह दंड दे। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि वो बड़ा की तरह दंड देने लायक अपराध नहीं है, और बड़ा की तरह दंड देते हैं, जेल भेजते हैं, तो जेल में अपराधियों के संगत में आकर के वो और अपराधी बन सकता है। तो बड़ा ही हिसाब से इस नए कानून को बनाना था। निश्चित तौर पर इस नए कानून को बड़े ही हिसाब से बनाया गया। क्या बनाया गया? तो सबसे पहले बच्चे की 2 कैटेगरी बना दी गई, 16 से 18 वर्ष और 16 वर्ष से नीचे। और 16 वर्ष से नीचे को बच्चा कहा गया, और 16 से 18 वर्ष को किशोर कहा गया। 16 वर्ष से नीचे को बच्चा कहा गया, और 16 से 18 वर्ष को किशोर कहा गया। मतलब 16 से नीचे का अगर कोई बच्चा अपराध करता है तो बेचारा बच्चा है, और निश्चित तौर पर उसे सुधार गृह में भेजा जाना चाहिए, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, उसको अन्य अपराधियों की तरह जेल में नहीं भेजना चाहिए। उसका केस सामान्य न्यायालय नहीं करेगा, बल्कि बाल न्यायालय करेगा। और जो 16 से 18 वर्ष के एज में, उसको किशोर माना जाए। 16 से नीचे वाला का तो चलिए जो पहले था चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 16 से 18 वाले पर ही सोचना था, क्योंकि अगर हम उसको कहीं ज्यादा कठोरता दिखा दिए वो भी ठीक नहीं है, और कम कठोरता दिखाए तो ऑलरेडी कम कठोरता दिखा रहे थे तो अपराध बढ़ रहा था। तो 16 से 18 वर्ष के बच्चे को किशोर माना जाए, और इनके द्वारा किए जाने वाले अपराध पर इनको कठोर सजा दी जाए। इनको वयस्कों की तरह इन पर मुकदमा चलाए, और वयस्कों की तरह ही इन पर सजा दिया जाए, वयस्क की तरह, एडल्ट की तरह। अब फिर से यहां प्रश्न आ गया जो मैंने अभी अभी खड़ा किया था, कि यदि हम हर तरह के अपराध को के लिए उनको एडल्ट की तरह सजा दें, ये भी उनके प्रति अत्याचार हो जाएगा। वो जेल में जाएंगे, जेल में जाएंगे तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसको रोकना था, और इसको रोकने के लिए क्या किया गया कि अपराध की 3 कैटेगरी बना दी गई। मेरी बातों को ध्यान से सुनो बच्चा, अपराध की 3 कैटेगरी बना दी गई। एक तो जघन्य अपराध। जघन्य अपराध मतलब समझ में आ रहा, एकदम खतरनाक, जैसा निर्भया कांड के साथ हुआ, बलात्कार, बदतर, बुरे, क्रूर तरीके से उसकी हत्या, ये जघन्य अपराध होगा। दूसरा गंभीर अपराध, और तीसरा सामान्य अपराध, छोटे मोटे अपराध। छोटे मोटे अपराध, अगर बच्चा मान लो किसी के खेत से मूली चुरा लिया, अब उस पर क्या हम उसको अपराधी की तरह ट्रीट करेंगे? छोटे मोटे अपराध। अपराध की 3 श्रेणी बनाई गई। जघन्य अपराध उसको कहा गया जिसके लिए 7 वर्ष से आईपीसी की धारा में
अगर किसी भी अपराध को करने के बाद आईपीसी की धारा में उस अपराध के लिए 7 वर्ष से तक की सजा का प्रावधान है, वो जघन्य अपराध की श्रेणी में आएगा। गंभीर अपराध मतलब घोर अपराध या गंभीर अपराध का मतलब होता है 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से नीचे की सजा का यदि प्रावधान है तो वो गंभीर अपराध में आएगा। और वो अपराध जिसमें 3 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है, मैक्सिमम 3 वर्ष, उससे अधिक नहीं, उसको हम सामान्य अपराध की श्रेणी में रखा गया। इस तरह से अपराध की 3 कैटेगरी बना दी गई। क्लियर है? बच्चों की 2 कैटेगरी बना दी गई, 16 वर्ष से नीचे और 16 से 18 वर्ष तक। 16 से नीचे बच्चा और 16 से 18 वर्ष किशोर। अपराध की 3 श्रेणी बना दी गई, जघन्य अपराध, गंभीर अपराध, सामान्य अपराध। और फिर प्रोविजन किया गया कि यदि कोई 16 से 18 वर्ष का बच्चा जघन्य अपराध करता है, वो बहुत ही खतरनाक है, जघन्य अपराध करता है, तो उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए। अगर कोई 16 से 18 वर्ष का बच्चा जघन्य अपराध करता है तो उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। 16 से 18 वर्ष का कोई बच्चा यानी किशोर अगर अपराध करता है तो उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। डन? कोई दिक्कत? चलिए, अब मान लीजिए कि वो गलती से अपराध हो गया है, वो बच्चा है, बहुत प्रोफेशनल नहीं है। अगर हम फ्लैट नियम बना दें कि 16 से 18 वर्ष का बच्चा होना चाहिए और अपराध जघन्य होना चाहिए, तो सीधे उसको वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए और वयस्क की तरह मुकदमा चला करके और उसे मेन जेल में अपराधियों के साथ भेज दिया जाए। ऐसा भी नहीं हो, थोड़ा और इस पर अलर्ट हुआ जाए। क्या अलर्ट हुआ जाए? इसमें किया गया कि हर जिले में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन किया जाएगा। बच्चों की 2 कैटेगरी, 16 से नीचे, 16 से 18। अपराध की 3 कैटेगरी, जघन्य अपराध, गंभीर अपराध, सामान्य अपराध। और ये प्रोविजन कि अगर कोई बच्चा 16 से 18 साल का है और जघन्य अपराध करता है तो वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। अब उस पर फोकस्ड हो जाइए, बाकी दोनों पर छोड़िए। वयस्क की तरह तभी मुकदमा चलाया जाएगा, हर जिले में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा। कोई भी अगर केस ऐसा दर्ज होता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जांच करेगा, जांच करके वो बताएगा, अपना रिपोर्ट देगा, नहीं इस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं, कुछ इस तरह की घटना नहीं है, बड़ा अपराधी नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, बड़ा अपराध कर दिया बट प्रोफेशनल नहीं है, इस पर वयस्क की तरह मुकदमा नहीं चलाया जाए, इसको पुनर्वास के लिए भेजा जाए, इसको बाल सुधार गृह में भेजा जाए। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है अपना रिपोर्ट की वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए या उसे सुधार गृह में भेजा जाना चाहिए, ये रिपोर्ट वो बाल न्यायालय को भेजेगा। देन बाल न्यायालय विल डिसाइड, बाल न्यायालय विल डिसाइड बच्चे पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए या बच्चे को सुधार गृह में भेजा जाए, जैसे 16 के नीचे वाले बच्चे को सुधार गृह में भेजा जाता है। अच्छा, ये है प्रोविजन इसका, समझ में आ रहा? मेन प्रोविजन यही है। और जहां बच्चे बाल सुधार गृह में रहेंगे वहां पर उनके लिए, उनके निगरानी के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसको बाल कल्याण समिति कहा जाएगा, आदि 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 आदि। तो चलिए एक नजर हम लोग इस पर डालते हैं। आपने लिख दिया पीडीएफ नोट्स। इसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी बोला जाता है। 15 जनवरी 2016 से लागू हुआ। इसको 2015 के नाम से जाना जाता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। परिचय: 28 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2000 की पुनर्व्याख्या हेतु दिए गए निर्देश को आधार बनाते हुए द जुवेनाइल जस्टिस
केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 को 15 फरवरी 2016 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। डन, इसका परिचय हो गया। इसके क्या प्रावधान है? यह अधिनियम बच्चों को 2 श्रेणियों में विभाजित करता है। मैंने पहले भी कहा था, यह अधिनियम बच्चों को 2 श्रेणियों में विभाजित करता है। पहला, 16 से 18 वर्ष के बच्चे, पहली श्रेणी, और दूसरी 16 वर्ष से नीचे के बच्चे। अब यहां इनको छोड़ दो, नीचे के बच्चे जैसे था वैसे रहेगा। यह अधिनियम जघन्य अपराध में लिप्त, यह अधिनियम अपराध को भी 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करता है। वो नीचे हमने दे दिया, जघन्य अपराध, घोर अपराध या गंभीर अपराध, बीच वाला, और तीसरा है सामान्य अपराध। यह अधिनियम जघन्य अपराध में लिप्त 16 से 18 वर्ष के बच्चे अथवा किशोरों पर वयस्क के समान मुकदमा चलाने का प्रावधान करता है। ठीक है, प्रत्येक जिले में, इसके लिए कहता है कि प्रत्येक जिले में एक या अधिक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के, हड़बड़ा करके नहीं। प्रत्येक जिले में एक या अधिक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें एक न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा तथा 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिसमें से एक महिला होगी। और अब तक 701 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन किया जा चुका है बच्चा, धारा 4 में प्रावधान किया गया है। 16 से 18 वर्ष तक की आयु के किशोर द्वारा किए गए अपराधों की जांच जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा की जाएगी, और जांच के बाद निर्धारित किया जाएगा कि किशोर अपराधी को पुनर्वास के लिए भेजा जाए या उस पर एक वयस्क के तहत मुकदमा चलाया जाए। अगर जघन्य अपराध करने के बाद भी कंपलसरी रूप से वयस्क की तरह मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, बल्कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जांच करेगा कि प्रोफेशनली ये कर रहा है, इंटेंशनली किया है, या फिर सामान्य अपराधी बच्चा है बेचारा, गलती से अपराध हो गया जघन्य टाइप का। जांच करने के बाद ही वो डिसाइड करेगा कि इस पर कैसे मुकदमा चलाया जाए, वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए या उसको सुधार गृह में भेजा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की रिपोर्ट पर बाल न्यायालय को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर बाल न्यायालय यह निर्णय देगा कि दोषी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए या फिर बच्चे की तरह, और उसे परामर्श या निगरानी में या बाल सुधार गृह में भेजा जाए। ये सब फाइनली बाल न्यायालय डिसाइड करेगा। डन। प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान किया गया है इस कानून में, जो पुनर्वास देखभाल, जिन बच्चों को पुनर्वास के लिए भेजा जा रहा, उन बच्चों की पुनर्वास देखभाल और संरक्षण वाले किशोरों हेतु संस्थागत कार्यों को संपादित करेगा। अब तक 675 CWC का गठन किया जा चुका है। 7वां है द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किशोरों द्वारा किए गए अपराधों को 3 श्रेणियों में विभाजित करता है। 16 से 18 वर्ष के बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को यह 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करता है। पहला, जघन्य अपराध, दूसरा गंभीर या घोर अपराध, और तीसरा छोटे मामूली सामान्य अपराध। राइट, ये क्या है भाई? जघन्य अपराध, जिसके लिए आईपीसी या अन्य विधि के तहत मिनिमम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। मिनिमम 7 साल या उससे अधिक, चाहे जितना भी। अब मर्डर जघन्य अपराध में आएगा। मिनिमम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान हो, और यह अपराध संज्ञेय होने चाहिए, गैर जमानती होने चाहिए तथा बाल न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। इस तरह का अगर अपराध होगा, ये संज्ञेय होगा, गैर जमानती होगा, इसमें बेल नहीं दे सकती है, और ये बाल न्यायालय द्वारा, पुलिस बेल नहीं दे सकती है, याद रखो, 90 दिन बाद ही बेल होगा, और बाल न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। गंभीर या घोर अपराध, जिसके लिए आईपीसी या अन्य विधि के तहत अधिकतम 3 वर्ष यानी मिनिमम 3 साल और अधिकतम 7 साल, 3 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान जिसमें किया गया है, वो गंभीर अपराध या घोर अपराध माना जाएगा। ये संज्ञेय अपराध ये भी होगा, और ये भी गैर जमानती अपराध होगा, तथा ये प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय होगा। ये संशोधित कर दिया गया, इसको भी बाल न्यायालय में डाल दिया गया, बाद में देखेंगे। ठीक है। और तीसरा है मामूली या छोटे अपराध, जिसके लिए आईपीसी या अन्य कानून के तहत अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। 3 साल से नीचे 6 महीना, 2 महीना, जो भी हो। ये असंज्ञेय, नॉन कॉग्निजेबल होता है, और बेलेबल, जमानती होता है, तथा यह किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। डन।
नोट, मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान शामिल नहीं। इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान शामिल नहीं किया गया। ठीक है, इस पर भी हंगामा मचा, बच्चा। कि जब निर्भया कांड का दोषी छूटा तो उसकी परिवार के जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, मतलब सजा हुई तो आजीवन कारावास का प्रावधान शामिल नहीं। अगला प्रावधान है 16 से 18 वर्ष के किशोरों पर गंभीर या घोर एवं मामूली या छोटे अपराध करने पर वयस्कों की भांति तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब उसको 21 वर्ष की आयु के बाद गिरफ्तार किया गया हो। यहां एक और ध्यान देने की बात है कि 16 वर्ष से 18 वर्ष का कोई किशोर है और वो कोई अपराध करता है, वो छोटा ही अपराध क्यों ना हो, गंभीर अपराध क्यों ना हो, पकड़ा नहीं जाता है। पकड़ा जाएगा तो सुधारगृह, बड़ा क्लियर है, लेकिन पकड़ा नहीं जाता है। और वो तब पकड़ा जाता है जब 21 वर्ष का हो जाता है, वयस्क हो जाता है। तो जब वयस्क हो जाएगा तब फिर उस पर तो वयस्क की तरह मुकदमा चलेगा, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं है। अब उसको सुधारगृह में भेजने का कोई लॉजिक तो है नहीं। 25 साल का आदमी को हम बच्चों के बीच में सुधारगृह में डालेंगे तो कहीं से भी ये संभव नहीं। और 25 साल का आदमी जो है वो जब बच्चा था तो अपराध करके फरार था और 5 साल बाद पकड़ा गया है, तो उसको छोड़ना भी उचित नहीं है। अपराध किया है उसने, तो निश्चित तौर पर उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। वो अब बच्चा नहीं रहा, उसको जेल भेजा। आई रिपीट, फिर से देख लो, 16 से 18 वर्ष के किशोरों पर गंभीर या घोर एवं मामूली या छोटे अपराध करने पर वयस्कों की भांति तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब उनको 21 वर्ष की आयु के बाद गिरफ्तार किया गया। इस अधिनियम में विभिन्न अपराधों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है, जैसे बच्चों को ड्रग्स देने पर 7 वर्षों तक की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। ये मोटा मोटी याद करने वाली चीज नहीं है, बस मैंने यहां पर डाल दिया है। बच्चों की खरीद फरोख्त पर 5 वर्षों की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान। बच्चों से भीख मंगवाने पर 5 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी कारा को सांविधिक निकाय का दर्जा देने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि एडॉप्शन को, इसको कारा को भी सांविधिक निकाय का दर्जा दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं बच्चों को गोद लेके भी उनके साथ लोग गलत व्यवहार करते हैं, उनके प्रति अपराध करते हैं। इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, समीक्षा कर लेते हैं। इस अधिनियम की सर्वाधिक आलोचना, ध्यान से सुनो, 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने के प्रावधान की गई। मैंने पहले ही बताया था कि 2 नजरिया रहा है। एक नजरिया रहा है कि बच्चों को प्रति उदार दृष्टिकोण होना चाहिए, एक नजरिया रहा है कि बदला वाला दृष्टिकोण होना चाहिए, प्रतिकार वाला दृष्टिकोण होना चाहिए, प्रतिकारी कानून बनना चाहिए। जब 16 से 18 वर्ष के बच्चों द्वारा जघन्य अपराध किए जाने पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया, तो जो उदारवादी दृष्टिकोण रखने वाले लोगों ने इसकी आलोचना और कहा कि इस तरह का कानून नहीं बनाया जाना, ये बच्चों के साथ अन्याय होगा। हालांकि हम लोग इससे सहमत नहीं रहेंगे। इसलिए सहमत नहीं रहेंगे क्योंकि किसी भी बच्चे पर जो 16 से 18 वर्ष का है जघन्य अपराध करता है तो वयस्क की तरह मुकदमा नहीं चलाया जाता, बल्कि इसके लिए अलग से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, वो जांचेगी, जांच के पाएगी कि ये प्रोफेशनल टाइप का अपराध है, तभी उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों पर काफी संवेदनशीलता से विचार करते हुए इस कानून के प्रावधानों का निर्माण किया गया। बट ये आलोचना की जाती है 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने के प्रावधान की गई है। इस संदर्भ में सीपीआई और अन्य, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और अन्य सुधारवादियों के अनुसार कानून का आधार विधि विवादित बच्चों का सुधार होना चाहिए और पुनर्वास होना चाहिए, न कि उनसे बदला लेना, प्रतिशोध लेना। ये कानून सही नहीं है। कानून को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, बदला लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब इतना कठोर दंड का प्रावधान नहीं करना चाहिए। जस्टिस जेएस वर्मा के अनुसार, वो पॉजिटिव बोलते हैं, हमारे सामाजिक ढांचे की वजह से कानून का सामान्यीकरण नहीं किया जाना चाहिए। निर्भया कांड के बाद जेएस वर्मा समिति का गठन किया गया था, ये आप लोगों को याद होगा, नोट में मैंने दे दिया है। इस अधिनियम का परीक्षण करने वाली मानव संसाधन मंत्रालय की संसदीय समिति के अनुसार 16 से 18 वर्ष के बच्चों के साथ वयस्कों की तरह पेश आने से
कानून के समक्ष संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। उन्होंने भी कुछ संदर्भों में इसके नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया, बट ये कानून है और हम लोग इसका समर्थन करेंगे। बावजूद इसके हम लोग इस पर समीक्षा कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, तो हम लोग यही लिखेंगे, बावजूद इसके यह अधिनियम 16 से 18 वर्ष के बच्चों द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराध के मामले में इन पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान तथा गंभीर और मामूली अपराध की स्थिति में 21 वर्ष बाद पकड़े जाने पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान पूर्व के कानून में निहित कमियों को दूर करता है और ऐसे बच्चों द्वारा किए गए अपराध से पीड़ितों को न्याय प्रदान करता है। साथ ही इस अधिनियम में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा जांच के बाद ही अपराध की गंभीरता के बारे में निर्णय लेने का प्रावधान इस अधिनियम के कारण होने वाली गलतियों की संभावना से बचाव करता है। जिस आधार पर इस कानून की आलोचना की जा रही है वो आधार खारिज कर देता है प्रोविजन। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जांच के बाद ही उन पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा, उन पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया। बट लास्ट में हम लोग, चूंकि संशोधन हो गया 2021 में इसमें भी, इसलिए हम लास्ट में एक दे देंगे, परंतु यह भी तथ्य है कि इस अधिनियम का समुचित लाभ तभी संभव है जब इसके बारे में लोगों को जागरूक करके इसके क्रियान्वयन और न्यायिक प्रक्रिया में निहित दोषों को दूर किया जाए। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2021, ये क्या था, 2015, 2021 में किया गया संशोधन इसी दिशा में एक सराहनीय कदम है, इसी दिशा में एक सराहनीय कदम है। और यहां पर थोड़ा सा जो अमेंडमेंट किया गया उसकी हम चर्चा करेंगे। डन। सो एक हेडिंग डालिए, द जुवेनाइल जस्टिस। ये आपका एक अलग टॉपिक जो ऊपर से ही आ जाएगा बच्चा, ऊपर में एक एरो दे दीजिएगा जो पहला टॉपिक बनाए थे। तो जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन ब्रैकेट बंद, अमेंडमेंट एक्ट 2021, अमेंडमेंट एक्ट 2021, अमेंडमेंट एक्ट 2021। लिख लिया आपने? चलिए, जो 2015 का कानून बना, जो 2016 में लागू हुआ, ये जो नया अमेंडमेंट है बच्चा, ये उसकी प्रक्रिया में कुछ कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया। जैसे मान लीजिए कि जो कमिटी बनाई गई, जो समिति, बाल कल्याण समिति बनाई गई, तो उसमें ऐसे ऐसे लोगों को डाल दिया गया जिनकी जरूरत नहीं थी, जो उनकी देखभाल के लिए उनकी अर्हता का निर्धारण करना जरूरी महसूस किया जा रहा था। पीछे एक कमी थी कि इसमें कुछ और अपराध छूट गए थे जिनको कि डालना जरूरी था, जो ना तो जघन्य में आ रहे थे, जो मध्य में आ रहे थे, यानी जो पूरा अपराध में आ रहे थे, और ना ही जो छोटे अपराध में आ रहे थे, उनको भी इसमें शामिल करना जरूरी था, उनको भी इसमें शामिल करना जरूरी था। और हाल में गोद लेने से संबंधित मामला बहुत तेजी से बढ़ा है और उन बच्चों से अपराध की, उनके प्रति अपराध करने या कराने की प्रवृत्ति भी बढ़ी। इसको भी कंट्रोल करना जरूरी। यही 2-3 बातें थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें नहीं है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट का कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है जिसको कि हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। 1-2 लाइन बस केवल ध्यान में रखे ये लिखने के लिए कि 2021 में अमेंडमेंट किया गया है। कोई मेजर चेंज जो पहले का कानून था उसमें नहीं किया गया, हल्का फुल्का
जो प्रोसेस था उसमें बदलाव लाया गया। कुछ जैसे बीच वाला कानून को भी संज्ञेय और गैर जमानती बना दिया गया था, उसको संज्ञेय और गैर जमानती की जगह वो भी असंज्ञेय और जमानती बना दिया गया। ये सब कुछ चीजें प्रोविजन में आई, तो हम एक नजर डाल देते हैं। आप हेडिंग पहले लिखिए, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अमेंडमेंट एक्ट 2021, नीचे दीजिए पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ नोट्स डन। एक नजर डालते हैं हम लोग। पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने वर्ष 2020 में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट किया और पाया कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस 90% गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2015 में संशोधन लाए जाने के बाद भी 39% चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड नहीं है। 20% से कम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस विशेष रूप से लड़कियों के लिए असम में स्थापित ही नहीं किए गए हैं। 26% में बाल कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति ही नहीं की गई है। था कि बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो देखेगा। प्रत्येक 5 में से 3 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में शौचालय नहीं था। 10 में से 1 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन पीने का पानी ही उपलब्ध नहीं था और 15% में अलग बिस्तर या आहार योजना का प्रावधान नहीं था। दूसरा, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के गठन का प्रावधान मैंने आपको बताया था कि सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानकों को फिर से परिभाषित करने की जरूरत महसूस की गई। जो रिपोर्ट था वो गड़बड़ था, पात्रता मानक को फिर से परिभाषित करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। तीसरा पॉइंट, लागू कानून के तहत 3 तरह के अपराधों हल्के, गंभीर, घृणित को परिभाषित किया गया था, परंतु यह देखा गया कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो ऊपर बताई गई श्रेणियों में शामिल नहीं हो पाते हैं। संशोधन के द्वारा ऊपर बताई गई श्रेणियों में शामिल नहीं होने वाले अपराधों को भी इसमें समाहित करना जरूरी हो गया था ताकि उन पर भी विचार किया जा सके और उनको भी इस कानून के दायरे में लाया जा सके। चौथा, गोद लेने संबंधी बढ़ते मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता महसूस की जा रही थी और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और उपरोक्त कमियों को दूर करने का प्रयास किया। क्लियर? उपरोक्त कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। प्रमुख संशोधन क्या किया गया बच्चा? पहला, ए, घोर अपराध की परिभाषा का विस्तार। घोर अपराध मतलब बीच वाला अपराध, गंभीर अपराध, जघन्य अपराध, घृणित अपराध, घोर या गंभीर अपराध, हल्के फुल्के, साधारण या छोटे अपराध, 3 कैटेगरी थी। पहला संशोधन, घोर अपराध की परिभाषा को विस्तारित किया गया। घोर अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध शामिल जिनके लिए आईपीसी या किसी अन्य विधि के तहत 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से अनाधिक की अवधि के न्यूनतम कारावास के दंड का उपलब्ध है, या 7 वर्ष से अधिक के अधिकतम कारावास का उपबंध है किंतु कोई न्यूनतम कारावास या 7 वर्ष से कम के न्यूनतम कारावास का उपबंध नहीं है। ये थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया गया ताकि अन्य अपराधों को भी शामिल इसमें किया जा सके। आप नहीं समझे? पहले था कि 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक गंभीर अपराध, 7 वर्ष से अधिक वाला जघन्य अपराध, राइट। इसमें किया गया कि 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम अनाधिक की अवधि के न्यूनतम कारावास के दंड का उपबंध है अगर किसी में किसी भी अपराध के लिए, या 7 वर्ष से अधिक के अधिकतम कारावास का उपबंध है, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, किंतु कोई न्यूनतम कारावास या 7 वर्ष से कम के न्यूनतम कारावास का उपबंध यदि नहीं है, और नीचे भी जा सकता, 2 साल से लेकर के 8 साल तक, वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जघन्य में 7 से अधिक चाहे जितना भी वो जघन्य में आएगा, लेकिन 9 साल हो और 3 साल हो कहां आएगा?
पीछे में कमी क्या थी बच्चा, कि 3 साल तक मैक्सिमम सजा वाला केस छोटे अपराध माने जाएंगे, 3 साल मिनिमम और 7 साल अधिकतम सजा वाला केस गंभीर अपराध माने जाएंगे। 7 साल से अधिक के सजा वाला केस जघन्य अपराध माने जाएंगे। राइट। कुछ ऐसे आईपीसी की धाराएं या कुछ ऐसे अपराध थे या हैं इस कानून करने के बाद थे जो 9 साल का अधिकतम सजा का प्रावधान था, सपोज कर, बट मिनिमम 3 साल भी हो सकता था। मिनिमम उस तरह का कोई कंडीशन नहीं था। 8 साल से अधिक वाला जितना भी होगा, 8 साल से कम नहीं चलेगा जघन्य में। अगर 3 साल के सजा का प्रावधान है तो जघन्य में नहीं चलेगा, 5 साल का है तो जघन्य में नहीं चलेगा, 8 साल के प्लस वाला जघन्य में चलेगा। और 5 साल वाला है, 5 साल से 9 साल तक है मान लो, तो गंभीर में नहीं आ रहा है, क्योंकि गंभीर का है कि मैक्सिमम 8 साल। समझ में आ रहा मेरी बात? तो इसको थोड़ा सा अमेंड किया गया, मैक्सिमम 7 साल नहीं, गंभीर में आ जाएगा मैक्सिमम 7 साल, बट 7 साल से अधिक है तो गंभीर में नहीं आएगा, बट मिनिमम 4 साल है तो फिर वो जघन्य में नहीं आएगा। तो इसको ठीक किया गया ताकि उन अपराधों को भी इसमें शामिल किया जा सके। इसलिए फिर से एक नजर डाल लो, 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से अनधिक की अवधि के न्यूनतम कारावास के दंड का उपबंध है, या कौन अपराध है, घोर अपराध में शामिल किए जाएंगे, या 7 वर्ष से अधिक के अधिकतम कारावास का उपबंध है किंतु कोई न्यूनतम कारावास या 7 वर्ष से कम के न्यूनतम कारावास का उपबंध नहीं है, इनको घोर अपराध में शामिल किया जाएगा। यानी कोई अपराध ऐसा है जिसके लिए 9 वर्ष की सजा का प्रावधान है लेकिन मिनिमम का कोई उपबंध नहीं है, मिनिमम 2 साल भी हो सकता है, उसको हम गंभीर अपराध या घोर अपराध में डाल देंगे, बीच वाले में डाल देंगे। दूसरा इसमें अमेंडमेंट किया गया कि अपराध की प्रकृति में संशोधन किया गया। गंभीर या घोर अपराध जो पहले संज्ञेय और गैर जमानती की था, अब उसको असंज्ञेय और गैर जमानती होगा। संज्ञेय और गैर जमानती था, असंज्ञेय और गैर जमानती होगा। और जघन्य अपराध के साथ साथ गंभीर या घोर अपराध और मामूली या छोटे अपराध भी बाल न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे। इनको भी बाल न्यायालय के अधीन ही कर दिया गया। पहले जघन्य अपराध ही केवल बाल न्यायालय से था। जो जघन्य अपराध होता था 16 से 18 वर्ष के द्वारा किए गए जघन्य अपराध के बारे में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जांच करती थी और जांच करके बाल न्यायालय को भेजती थी। बाल न्यायालय डिसाइड करता था कि उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए या फिर उसको परामर्श में भेजा जाए। हालांकि रिपोर्ट दिया जाता था और रिपोर्ट में दे दिया जाता था कि इनको वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए, या रिपोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लिख देगी कि इनको सुधार में भेजा जाए। अंतिम निर्णय बाल न्यायालय करेगा। इस दोनों के लिए भी बाल न्यायालय को ही वो अधिकार दे दिया गया। तीसरा संशोधन किया गया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्यता की अर्हता में संशोधन किया गया और इसमें एक बाल मनोवैज्ञानिकों को शामिल करने पर बल दिया गया। अभी तक बाल मनोवैज्ञानिकों को शामिल करने पर बल नहीं दिया गया था। CWC की सदस्यता के लिए बाल मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य या मानव स्वास्थ्य या दिव्यांग बालकों की विशेष शिक्षा से संबंधित डिग्री तथा 7 वर्षों की विशेषज्ञता जरूरी, बाल दुरुपयोग से संबंधित स्वच्छ रिकॉर्ड आदि आदि। चौथा जो किया गया वो न्यायालय की जगह जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका बढ़ा दी गई और गोद लेने संबंधी प्रक्रिया में संशोधन किया गया। ये सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपके पास रहेगा। एक बार पढ़े थोड़ा सा याद हुआ, 2 बार पढ़े थोड़ा सा याद हुआ, बट बेसिक अगर पॉइंट आपको याद रहेगा और अगर कहीं भी प्रश्न के टकराता है, प्रश्न ऐसे नहीं टकराएगा, प्रश्न टकराएगा कि भारत में अति संवेदनशील वर्ग के लिए बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या विधिक उपबंध किए गए, राइट। उसमें ये उपबंध एक लाइन में हम लिख देंगे। इन विधिक उपबंधों में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहां तक कारगर है, इन विधिक उपबंधों में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहां तक प्रासंगिक है। तो बस थोड़ा सा इसका 2-4 लाइन का प्रोविजन और इसकी प्रासंगिकता पर, इसके महत्व पर हम लिखने का प्रयास करेंगे जो हमने समीक्षा में दिखाया।
बट जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं बच्चा, तो उसको इस तरह से पढ़ते हैं ताकि उसको हमको समझ में आए, उस पर हम 2 लाइन लिखने के पोजीशन में रहे। एक अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं रहेगी तो हम 2 लाइन नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमारा मैटर है, मतलब है कि एक बार हम आपको उससे गुजार दे, आपके पास कंटेंट पहुंचा दे, अभी आप पकेंगे धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं है कि आप कल एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम देने जब जा रहे हैं तो ये मैटर आपके लिए बेस रहेगा, जिसके आधार पर आप अपने को तैयार करोगे। इसको स्किप करना भी कहीं से भी उचित नहीं है, नहीं था और नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है प्रमुख संशोधन। प्रेस पेज ये था संवैधानिक और वैधानिक प्रयास बच्चा। प्रेस पेज नीतिगत और योजनागत प्रयास क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नीतिगत और वैधानिक, नीतिगत और योजनागत प्रयास सारा का सारा एक बार कंप्लीट कर लेंगे। 2013 में एक नीति बनाई गई थी, उस नीति को हम जरूर लिखेंगे। उस पर सवाल भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने क्वेश्चन उस पर पूछ रखा है, तो उस नीति के बारे में हम लोग लिखेंगे। फिर कुछ योजनाएं, कुछ चीजें चलाई जा रही है, उसके बारे में समझेंगे, देखेंगे। और कल हम लोग चाइल्ड वाले सेक्शन को खत्म करेंगे और चाइल्ड के बाद परसों से महिला हम शुरू करेंगे। 2 या 3 या 4 क्लास महिला का लेंगे और फिर हम शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद फिनिश। ओके, सो आज क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं बच्चा। डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, सोचिए अभी हम लोग अति संवेदनशील पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हमने कम और जल्दी में निकलने या स्किप करने का प्रयास किया है। और मैंने पहले ही बताया कि एक मेजर टॉपिक है, ये दिखता नहीं है मेजर, बट इसमें मेजर कंटेंट है। इसको आप कितना स्किप करते हो और कितना प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो, या हम कितना स्किप करते हैं और हम कितना प्रॉपर पढ़ाते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहते तो इसमें बहुत सारी चीजों को स्किप कर जाते, लेकिन हमने कोशिश की है कि हर सेगमेंट को बेहतर तरीके से हम तैयार करके चले। ठीक है, तो थोड़ा कष्ट और है आप लोगों का बच्चा। हम लोग बस कल भर चाइल्ड, परसों से महिला 4 क्लास लगेगा। महिला एक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के महिला को हम लोगों को देखना है, और इसके बाद एजुकेशन और हेल्थ। डन। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल। तो थैंक यू वेरी मच। एनजीओ पढ़ाना होगा, एनजीओ एसएचजी। ठीक है बच्चा, चिंता मत करो, काहे घबरा रहे हो, हम लोग है ना, मैं हूं ना, सुने हो, तो मैं हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग पूरा करेंगे। ओके, डन।